मेजर रणविजय सिंह अपने बेटे रणवीर की शादी के उपलक्ष्य में छुट्टियां लेकर अपने गांव आए हुए थे। यहाँ शादी की तैयारियां हो रही थी और वहां बॉर्डर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। दुश्मन की सेना द्वारा आए दिन गोलाबारी होती थी और हमारे वीर जवान उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। मेजर रणविजय कहते हैं, रणवीर की माँ, तुम तो जानती ही हो कि बॉर्डर पर युद्ध के हालत बने हुए हैं, इसीलिए कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है। हमारे बेटे की शादी है, आपका रहना जरूरी है। हम सैनिकों के लिए सबसे पहले वतन और इसके बाद सारे रिश्ते नाते। वतन की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। हाँ माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। शादी की तैयारी हो ही रही है। बड़े भैया का और परिवार वालों का पूरा सहयोग है। अगर युद्ध हुआ तो हम जल्द ही विजय का तिरंगा लहराएंगे। इसके बाद फिर से मुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं शादी में शरीक हो जाऊंगा। अरे चिंता ना करो, अभी कई दिन बाकी है। इस बीच फोन की घंटी घनघनाई। मेजर ने रिसीवर उठा लिया। अधिकारी हेडक्वार्टर से बोल रहे थे, मेजर साहब, युद्ध आरंभ हो गया है। आपको जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग करनी है। छुट्टी पर गए हुए सभी लोगों को बुलावा भेजा जा चुका है। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। हम सब मिलकर दुश्मनों का छक्के छुड़ा देंगे। उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। लीजिए, बुलावा आ गया। अब तो आपको जाना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं। देवी जी, मेरा सामान पैक करिए। चिंता मत करो, हमारी विजय होगी और मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। रणवीर कहता है, बाबूजी, अगर अब तक आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो गया होता तो मैं भी इस युद्ध में हिस्सा लेता। बेटा, तैयार रहना, जल्द ही तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। तुम ही लोग देश के भावी रखवाले हो। मेजर रणविजय सिंह ने अपने घरवालों से विदा ले ली और जंग के मैदान में पहुंच गए। तोपों और गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। आकाश में बीच बीच में अग्नि की चमक दिखाई दे रही थी और धुएं का बादल उठ रहा था। मेजर साहब अपने सैनिकों का साहस बढ़ा रहे थे। मेरे बहादुर जवानों, मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को तुम पर नाज है। तुम्हारी गोलियों के आगे अब दुश्मनों के पांव डगमगा रहे हैं। आगे बढ़ो, विजय हमारा इंतजार कर रही है। एक सिपाही कहता है, सर, आप सही कह रहे हैं। अब दुश्मन की खैर नहीं। देखिए कैसे भाग रहे हैं। युद्ध कुछ दिनों तक चलता रहा। दुश्मन के कई सैनिक घायल हुए थे और कई शहीद हो चुके थे। हमारे भी कुछ सैनिक वीर गति प्राप्त कर चुके थे। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। हमारे तोपे आग उगल रही थी। दुश्मन की आह निकल रही थी। मेजर रणविजय सिंह ने भी लगातार मोर्चा संभालकर दुश्मन पर आक्रमण जारी रखा था। उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया था। हमारे एयरफोर्स ने भी गोले बरसाकर दुश्मनों के नाक में दम कर दिया था। उनके कई टैंक तोड़ दिए थे। दुश्मन की सेना को तितर बितर कर दिया था। इधर मेजर की भी गन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक पास ही एक धमाका हुआ। एक सैनिक कहता है, सर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। जंग जारी रहे। मेजर की गन फिर से आग उगलने लगी। दूसरा सैनिक कहता है, सर, आप बहुत घायल हो चुके हैं। चलिए हम आपको छावनी में ले चलते हैं। मेजर की जुबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा, रुको, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। दो जवानों ने मिलकर उन्हें उठाया और छावनी की तरफ चल पड़े। इधर हिंद की सेना आगे बढ़ रही थी। विजय की देवी उन पर निछावर हो रही थी। दुश्मन के पांव लड़खड़ा रहे थे। अंत में हमारी सेना विजयी रही।
मेजर के गांव में उनके बेटे की शादी हो चुकी थी और बधू को लेकर बारात वापस घर आ चुकी थी। पोस्टमैन काका ने रणवीर को आवाज दी। रणवीर बेटा, बधाई हो, इंडियन आर्मी में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। ये लो लेटर, तुम्हें बुलाया है। रणवीर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी। बैठिए, हम आपका मुंह मीठा कराएंगे। माँ देखो, मेरा भी बुलावा आ गया। 4 दिन के बाद मुझे भी जाना है। उधर हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं। हम जंग जीत चुके हैं। बाबूजी को छुट्टी नहीं मिली, वरना वो हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते। अब बाबूजी जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अब तो उनके हाथों से मुझे दोहरा आशीर्वाद भी मिलेगा। दोनों माँ बेटे फूले नहीं समा रहे थे। इतने में एक मिलिट्री की गाड़ी आकर उनके द्वार पर रुक गई। रणवीर ने कहा, माँ, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। देखो, उन्हें कितनी बड़ी गाड़ी से सम्मान के साथ भेजा है। उस गाड़ी से मिलिट्री के 2 जवान बाहर निकले और इसके बाद उन्होंने तिरंगे से लिपटे हुए मेजर रणविजय सिंह के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला। रणवीर की मां ने जब ये दृश्य देखा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गांव के लोग इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो गए। रणवीर अपने पिता के शरीर से लिपटकर तड़प कर रो रही थी। कह रही थी, बापूजी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी जीवन संगिनी के साथ आपसे आशीर्वाद लेने की इच्छा से उतावला हो रहा था। मैं आपको अपनी आर्मी के सिलेक्शन की खुशखबरी भी देना चाहता था। आपने कहा था हमारी विजय होगी और जल्दी ही वापस भी आऊंगा, लेकिन आपकी वापसी इस तरह होगी, इसकी मैंने कभी सपने में भी आशा नहीं की थी। बाबूजी। इतना कहकर रणवीर अपने पिता के चरणों को पकड़कर उस पर सर रखकर रोने लगा। एक सच्चा जाबाज सिपाही अपने वतन की रक्षा के लिए अपनी जान भी निछावर करने को हमेशा तैयार रहता है। जय हिंद, जय जवान। यह घटना जम्मू और कश्मीर के कुपवारा सेक्टर की है। वहां बड़ी ही कड़ाके की ठंड थी। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। मेजर रंजीत सिंह अपने साथ 15 जाबाज सिपाहियों को लेकर वहां 3 महीने की तैनाती के लिए पहुंच गए थे। मेजर ने कहा, मेरे साथियों, यहां हमें दुश्मनों के साथ साथ इस भीषण ठंड की भी सामना करना है। क्या आप सभी तैयार हैं? सभी सिपाहियों ने अपने हाथ उठा दिए। एक सोल्जर ने कहा, यस सर, हम सब तैयार हैं। फिर मेजर ने कहा, हमें हर पल चौकन्ना रहना है। फिर सोल्जर ने कहा, यस सर। वे जानते थे कि वहां पर पहले से ही तैनात टीम के सिपाही इस टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेजर ने अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। बर्फीली हवाएं तेज हो रही थी। मेजर ने कहा, हमें इस हालत में एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। एक सोल्जर ने कहा, हाँ सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं देखता हूं। दूसरा सोल्जर ने कहा, सर, सामने देखिए, एक घर दिखाई दे रहा है। शायद छोटा सा होटल है। क्या हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं? मेजर ने कहा, आओ, ऑफ कोर्स, चलो वहां चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम चाय का इंतजाम तो हो ही जाएगा। फिर एक सोल्जर कहता है, मेरा दिल कर रहा है कि वहां चाय जरूर मिलेगी। फिर दूसरा सोल्जर ने कहा,
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नहीं नहीं, 2 कप चाय। सबके चेहरे खिल गए। उनके कदम तेजी से आगे बढ़ने लगे। पास जाकर उन्होंने देखा वो एक चाय का छोटा सा होटल था, लेकिन दरवाजा बंद था और बड़ा सा ताला लटक रहा था। एक सोल्जर कहता है, ओ नो, काश ये ताला ना होता, इसने हमें मायूस कर दिया। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। होटल के अंदर चाय बनाने का सारा सामान नजर आ रहा है। आसपास कुछ बर्तन और ग्लास भी रखे हुए हैं। फिर दूसरा सोल्जर कहता है, सर 2-3 घंटे बीत चुके हैं, भयानक ठंड है, चाय नहीं मिली तो हमारा हाल बहुत बुरा होगा। क्या हम इस ताला को तोड़कर अपनी चाय खुद ही बना ले? फिर मेजर ने कहा, नहीं, ये उचित नहीं होगा, हम देश के रक्षक हैं। पहला सोल्जर ने कहा, सर, हम इसकी उचित कीमत अदा कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके मालिक को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। फिर दूसरा सोल्जर ने कहा, सर, ठंड बढ़ती ही जा रही है, हम सभी को चाय की आवश्यकता है। फिर मेजर ने कहा, ठीक है, ताला तोड़ दो और चाय बना लो। एक सैनिक ने ताला को खींचा तो वो अपने आप खुल गया। सोल्जर ने कहा, इस ताले को भी हमसे हमदर्दी हो गई है, कितने प्यार से खुल गया देखो। दरवाजा खुला, सैनिक अंदर चले गए, चाय बनने लगी। सभी बेताब होकर बैठ रहे थे। वाह, सचमुच मजा ही आ गया, इस चाय को हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर पहला सोल्जर कहता है, राइट सर, सचमुच बड़ा मजा आ गया। फिर मेजर ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। फिर सोल्जर कहता है, यस सर, क्या हम वापसी में फिर यहाँ आएंगे? फिर मेजर कहता है, जरूर, आएंगे ही आएंगे। मेजर ने अपना वॉलेट खोला और उसमें से 1000 रुपए के नोट निकालकर शक्कर के डिब्बे के नीचे रख दिया। इस तरह से उनका अपराध बोध भी समाप्त हो गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और वही ताला लटका दिया। 3 महीने बीत गए और उनकी पूरी टीम के वापसी का समय आ गया। अब दूसरी टीम उनका स्थान ले रही थी। वे सभी लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर उसी छोटे से चाय के होटल पर पड़ी और उनके कदम रुक गए। मेजर ने कहा, अरे वाह, ये होटल तो खुला हुआ है, चलो नाश्ता करेंगे और चाय की चुस्की भी लेंगे। फिर सोल्जर ने कहा, हाँ सर, हम तो पहले ही तैयार हैं। मेजर ने देखा एक वृद्ध व्यक्ति होटल के काउंटर पर बैठे हुए थे। शायद उस होटल के मालिक ही थे। मेजर ने कहा, हेलो अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? फिर होटल का मालिक ने कहा, जी साहब, नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेजर ने कहा, फर्स्ट क्लास। हम अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ लौट रहे थे, सोचा आपकी चाय पीते जाएं। फिर मालिक ने कहा, हाँ, जरूर, नाश्ता कीजिएगा, जो चाहिए खाइए, चाय पीजिए, आपका ही होटल है। मुन्ना साहब लोग जो कहे खिलाओ, अदरक वाली बढ़िया चाय पिलाओ। मेजर ने कहा, अंकल, आपका होटल कैसा चल रहा है? इस निर्जन प्रदेश में क्या आपकी अच्छी कमाई होती है? फिर मालिक कहता है, सब कुछ ईश्वर की कृपा है, उन्होंने चोंच दी है, वही चारा भी देंगे। एक सोल्जर कहता है, यदि ईश्वर है तो कष्ट, परेशानियां और गरीबी क्यों है? मालिक कहता है, नहीं, ऐसे मत कहिए, ईश्वर है और मैं इसे प्रमाणित भी कर सकता हूं। ईश्वर के प्रति आपकी बड़ी आस्था है। ईश्वर ही सत्य है, वे ही सर्वत्र हैं, वही सबकी मददगार भी हैं, पालनहार हैं, उनकी बड़ी कृपा है। अंकल, आपका मानना है कि ईश्वर हैं? हाँ साहब,
ईश्वर है, बिल्कुल है। मैं प्रमाण दे रहा हूं। कुछ महीनों पहले की बात है। मुझ पर एक बड़ी विपत्ति आ गई। मेरे घर में मेरा बेटा अकेला था। कुछ आतंकवादी आ गए और उन्होंने उससे कुछ जानकारी मांगी जो उसके पास नहीं थी। उन आतंकवादियों ने मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा। मैं जैसे ही घर पर आया, तुरंत अपने बेटे को लोगों की मदद से अस्पताल लेकर गया और भर्ती करवाया। मुझे दवाई खरीदनी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। मैं रुपयों का इंतजाम करने के लिए वापस आया। किसी ने भी आतंकवादियों के डर से मेरी मदद नहीं की। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मैं अपने होटल में गया। वहां खुला हुआ ताला लटका हुआ था। मैंने सोचा मेरे होटल में चोरी हो गई है। मुझे दुख हुआ और मैं अंदर चला गया। मुझे शक्कर के डिब्बे के नीचे 1000 रुपए के कुछ नोट दिखाई पड़े। ये उसी ईश्वर की असीम कृपा है। मैंने सारे रुपये उठाए और अस्पताल की तरफ भागा। मेरे बेटे का अच्छी तरह से इलाज हुआ और ईश्वर की कृपा से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। 15 सैनिकों की आंखें मेजर की आंखों को देख रही थी, लेकिन चुप रहने का इशारा देखकर सभी खामोश रह गए। मेजर ने बूढ़े बाबा को गले से लगा लिया। मेजर ने कहा, हाँ अंकल, मुझे पूरा विश्वास है। ये वाकई ईश्वर का ही चमत्कार था। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में ईश्वर हैं। हाँ, एक बात और, आपकी चाय बहुत बहुत अच्छी थी। मेजर ने चाय और नाश्ते का बिल अदा किया और होटल से बाहर आ गए। रास्ते में चलते हुए सभी सैनिक अपने अधिकारी की आंखों की नमी को देखकर उनके विश्वास और भावना को भांप गए थे। सच्चाई और सद्भावना के रास्ते पर चलकर हम किसी के लिए भी ईश्वर के दूत बन सकते हैं। आज हर किसी को ईश्वर की दूत की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा कर सके तो सभी के मन में ये विश्वास अडिग हो जाएगा कि हाँ साहब, ईश्वर है। हवाई जहाज आसमान में यहाँ वहां घूमता हुआ लड़खड़ाए जा रहा था। यह किसी ऐसे पक्षी की तरह लग रहा था जो अपनी उड़ान जारी रखने और संतुलन बनाए रखने की आखिरी उम्मीद में फड़फड़ा रहा है और संघर्ष कर रहा हो। जमीन से इसकी ऊंचाई तेजी से कम होती जा रही थी और यह जमीन की तरफ बढ़ रहा था। यह हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ पल पहले की बात थी। जमीन की ओर गिरते हुए इस जलते हुए पिंड से कोई आकृति बाहर निकली। एक सफेद ढांचा प्रकट हुआ और आकाश में फूल की तरह खिल गया। इसी के साथ ही वह आकृति हवा में लहराती हुई धीरे धीरे जमीन की ओर आने लगी। कुछ ही दूरी पर स्थित पेड़ों के एक झुरमुट से एक नन्हा बालक निकला। वह कुछ देर से हवाई जहाज पर नजर रखे हुए था। उसने इसमें शत्रु का गोला लगते और जलते हुए यान के चालक को पैराशूट से कूदते देख लिया था। वह पेड़ों के पास के अंधेरे से बाहर निकल आया। अगले ही पल उस जगह कुछ चमक सी दिखाई दी और वह नन्हा बालक, जो मुश्किल से 10 या 12 साल का होगा, घायल पायलट के पास पहुंचा। मेरे साथ आइए साहब, दुश्मन यहाँ कभी भी आ सकता है। समय बिल्कुल नहीं है। यहाँ पास ही में एक फौजी शिविर है, आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पायलट के कदम लड़खड़ाए। उसने डगमगाते हुए 2-3 कदम बढ़ाए और फिर गिर पड़ा। मैं चल नहीं सकता, शायद मेरी टांगें टूट गई हैं। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? बच्चा देख रहा था कि उस व्यक्ति को बात करने में भी कठिनाई हो रही थी। हाँ साहब, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तुम छोटे हो, कोशिश करके देखते हैं। वह सांस लेते हुए बुदबुदाया।
कोशिश नहीं साहब, एकदम पक्का। आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? उस व्यक्ति के हाथ से खून बह रहा था। उसने अपना हाथ जेब में डाला और कुछ टटोलने लगा। उसने कागजों का एक बंडल बाहर निकाला। इसे सेना की यूनिट के कमान अधिकारी के पास ले जाओ। उनसे कहना कि इसे ठीक से रखें और नियत समय पर अंबाला पहुंचने की व्यवस्था करें। अब अपने जीवन और देश के लिए दौड़ पड़ो। दुश्मनों से तुम्हें बचना है। क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ साहब, मैं कर लूंगा, लेकिन दुश्मन आपको पकड़ लेगा। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं नहीं बच सकता। मैं दुश्मनों का ध्यान दूसरी तरफ लगाने का प्रयास करूंगा। तुम भागो और ये बंडल पहुंचा दो। हाँ साहब, बच्चे ने फुर्ती से सल्यूट करते हुए कहा। वह व्यक्ति अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। हालांकि घावों के दर्द की वजह से उसके चेहरे की आकृति बिगड़ी हुई थी। वह उस बालक से दूर खिसकने लगा। नन्हा बालक खुले मैदान को जल्दी से पार करके निकला और जिन पेड़ों से निकला था उन्हीं में वापस चला गया। हालांकि दुश्मन ने उसे देख ही लिया। उसके चारों तरफ गोलियां दागी जा रही थी। बालक तेजी से भागा और आंखों से ओझल हो गया। दुश्मन ने उसका पीछा छोड़ दिया। अब उन्होंने अपना ध्यान रेंगते खिसकते पायलट की ओर लगा दिया। कुछ ही मिनटों में वह बालक सेना की यूनिट से संतरी के पास खड़ा था। मुझे कमांडर साहब के पास ले चलें, मुझे उन्हें कुछ देना है। नन्हे बच्चे, तुम कमांडर साहब के पास नहीं जा सकते। जब तक बहुत ही जरूरी काम ना हो तब तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास जो है वो बहुत जरूरी है। ये उस पायलट का सामान है जिसका विमान मार गिराया गया है। बालक ने कहा। तुम उस विमान की बात कर रहे हो जो अभी अभी गिरा है? उसके लिए एक बचाव दल गया हुआ है। हाँ, मैं उस पायलट को सुरक्षित निकाल लाने के लिए गया था। दुश्मन उनके पीछे लग गए हैं। वो घायल था और चल नहीं पा रहा था। उसने मुझे ये बंडल कमांडर साहब को तुरंत सौंपने के लिए दिया है। संतरी ने उस बच्चे की तलाशी ली। उसने तलाशी तो ले लेने दी, पर खून लगा वह बंडल पकड़े रहा। ये जरूरी है। पायलट बुरी तरह से घायल है और बिल्कुल भी नहीं चल सकता। दुश्मन उसे ले जाएंगे और यातना देंगे। मुझे कमांडर साहब से मिलना ही है। उन तक ये बंडल पहुंचाना ही है। मैं उन्हें उस पायलट तक भी ले चलूंगा और बताऊंगा कि दुश्मन कहाँ है। ठीक है। संतरी ने टेलीफोन उठाया और बात करने लगा। संतरी पोस्ट पर एक सिपाही आया और केवल पीछे आओ कहता हुआ अंदर चल दिया। लड़के को साथ लिए हुए वह अंदर पहुंचा और सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसने सल्यूट किया। नन्हे बालक ने भी यह किया। सब लोग उसे देखने लगे। यहाँ आओ। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कमान अधिकारी ने पूछा। जो विमान अभी अभी गिरा है उसके पायलट ने मुझे ये बंडल आपको देने के लिए कहा था कि आपको ये बतला दूं कि इसे रात तक वायुसेना केंद्र अंबाला पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब समझा। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम मकबूल भट्ट है। मेरे पिता को वीरता के लिए पदक मिल चुका है। वे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब मैं और मेरी माँ यहाँ रहते हैं। जब विमान भेदक तोप चलने की आवाज सुनाई दी तब मैं विमान को देख रहा था। मैंने देखा कि विमान डगमगा रहा है। मैंने उसे जमीन पर गिरते हुए देखा। मैं जानता था कि पायलट को बचाना बहुत जरूरी है। दुश्मन बस थोड़ी दूरी पर ही था। मैं उसे एक छोटे से रास्ते से बचाने के लिए भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि वो चल ही नहीं सकता। उसे बहुत खून निकल रहा था। उसने कहा कि उसके बारे में मैं चिंता न करूं, बल्कि इस बंडल को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं और आपसे कहूं कि इसे आज रात तक अंबाला जरूर पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेटे, तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम्हें दुश्मन से डर नहीं लगा? मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि दुश्मन से कभी मत डरना। अगर बंदूक की गोली पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कमान अधिकारी मुस्कुराया। क्या दुश्मन ने उस पायलट को पकड़ लिया था? मुझे नहीं पता साहब। मैं वहां रुक नहीं सकता था। पहले मुझे आदेश का पालन करना था। हाँ, मुझे मालूम है वो कहाँ गिरा था। मुझे दुश्मन की जगह का भी पता है। एक छोटे रास्ते से होकर मैं आपको वहां ले चलूंगा ताकि आप उन्हें रोक सकें और उनका संपर्क काट सकें। शाबाश, हमें तुरंत चल देना चाहिए। दुश्मन पैदल था। आप जीप से चलते तो उन्हें घेर कर पकड़ सकते हैं। हुक्म नोट किया जाता है सर।
कार्रवाई की जाएगी। कमान अधिकारी तुरंत मुस्कुराकर बोला। 5 मिनट बाद ही शत्रु सैनिकों का दल जीपों से घिर चुका था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनमें से एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर समझ गया कि कोई फायदा नहीं है। बंदूक नीचे फेंक कर उसने सिर से ऊपर हाथ उठा लिए। दुश्मन के घिरने से पायलट को बचा लिया गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, क्योंकि संगीनों से छेदे जाने के कारण जब वह उठने और चलने में नाकाम हो गया था, तब वह घिसटता रहा था। उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट से शब्द निकल रहे थे। बच्चे, बंडल। आगे वह बोल नहीं पाया। इसे तुरंत सैनिक अस्पताल में ले चलो। आराम से पकड़ो, झटका मत लगने दो। मेजर डोगरा से साथ जाने के लिए बोलो, उसे डॉक्टर की जरूरत है। मकबूल, शुक्रिया मेरे बहादुर बेटे। अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। मैं मकबूल भट्ट हूँ, भारत माता का सपूत। ये सब मेरे भाई हैं और ये मेरी धरती है। मैं यहीं पैदा और यहीं पला बढ़ा। इस भूमि की मिट्टी में मेरे पिता का खून मिला है, और जिन खेतों में हमारी फसल उगती है, उसे मेरी माँ ने आंसुओं से सींचा है। हम कहीं भी रहे, लेकिन मेरी निष्ठा मेरे भाइयों और मिट्टी के साथ खून के रिश्तों के साथ ही रहेगी। खड़े हुए लड़के का शरीर एकाएक ऐंठा और नीचे गिर पड़ा। मकबूल, ये क्या है? क्या तुम्हें चोट लगी है मेरे बेटे? सिर्फ एक खरोंच है साहब। दुश्मन की गोली मेरे पैर में लगी थी। घाव से बहने वाले खून ने नीचे की जमीन को लाल कर दिया था। घाव से टपकते लहू को वह बालक कौतूहल से देख रहा था। मेरे पिता का खून गिरा था और इसी मिट्टी में मिल गया था, और अब मेरा खून इसी मिट्टी में गिर रहा है। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करेंगे। कमान अधिकारी ने नीचे पड़े बालक को हाथों से संभाल लिया और उसे एम्बुलेंस तक ले आए। उन्होंने उसे धीरे से स्ट्रेचर पर लिटा दिया। बालक दर्द से तड़पता हुआ अब छटपटा रहा था। मेजर डोगरा तेजी से उसकी ओर बढ़े, उसकी टांगें और सुविधाजनक स्थिति में फैला दी। क्या बच्चे को ज्यादा चोट लगी है? चिंता के कारण कमान अधिकारी के माथे पर बल पड़ गए। उनकी आंखों में आंसू तैर आए। मकबूल के मिट्टी से लथपथ चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहब, सैनिक कभी नहीं रोता। वर्षों पहले कहे गए शब्द जैसे कहीं दूर फिर से गूंज रहे थे। सैनिक दुश्मन से दूर कभी नहीं भागता। पिताजी, आपने ऐसा ही कहा था। सीना छलनी हो जाने पर भी उसे गोलियों का सामना करना चाहिए। हाँ मेरे बेटे, सैनिक कभी नहीं रोता, लेकिन पिता का हृदय तो रोता है। अपने बेटे के खून के लिए मैंने अपने बेटे की ओर से परमवीर चक्र पाया था। वो जरूर बहुत बहादुर होगा। आप भी बहुत बहादुर हैं साहब। चिंता न कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं सैनिक का बेटा हूँ और बड़ा होकर मैं भी सैनिक बनूंगा। मेरे बच्चे, तुम तो पहले से ही सैनिक हो। हमें तुम पर गर्व है। हम आशा करते हैं कि जो बहादुरी और हिम्मत तुमने आज दिखाई है, उसी बहादुरी और हिम्मत से एक दिन तुम हमारी सेना का नेतृत्व करोगे।